Hello everyone, this is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So, hey students, in our today's lecture, we are going to discuss the class 11 psychology chapter Human Memory, most important questions part 2. So, in our previous lecture, we have discussed the part 1 of this chapter's most important question, and I hope so आपने वो सभी कुछ अच्छे से complete कर लिया होगा. So, आज के हमारे इस lecture में हम करेंगे most important questions part 2 of your chapter Human Memory, जिसमें हम मेनली हमारा फोकस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर. सो हियर विल बी सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर ह्यूमन मेमोरी, और हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं. वी ऑल नो कि जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं दे आर जनरली ऑफ 6 marks and you need to write 200 words in these answers. 6 marks के क्वेश्चन होते हैं, 200 वर्ड्स में आपको आंसर करना होता है. एंड द पैटर्न ऑफ द आंसर इज कि आंसर एक्चुअल में लिखना कैसे है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले अपने आंसर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, उसमें जो भी टॉपिक वगैरह पूछा गया है उसके बारे में बताएं, थोड़ा सा उसका मीनिंग वगैरह बताएं. देन इसके बाद में वी विल मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द आंसर, जिसमें जो भी हमसे क्वेश्चन में मेनली पूछा जाता है, जो सेंटर है हमारा, उसके बारे में सारा कुछ डिस्क्राइब करेंगे. इसमें हम फ्लो चार्ट्स भी बनाएंगे जहां भी रिक्वायर्ड है, एग्जाम्पल्स देंगे जहां भी रिक्वायर्ड है ना. टेबल बनाना है, डायग्राम्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, तो जहां भी जैसी भी चीज रिक्वायर्ड आती है वो हम बनाएंगे. ठीक है, और इसके थ्रू हमारा मेन पार्ट कंप्लीट होगा. एंड देन फाइनली वी विल राइट द कंक्लूजन. जो भी हमको हमारे इस आंसर से समझ में आया है वो लास्ट में हम लिखेंगे. कितना कितना लिखना है? सो इंट्रोडक्शन यू हैव टू राइट विद इन जस्ट 20 to 30 वर्ड्स, है ना. मेन पार्ट 150 to 160 वर्ड्स एंड कंक्लूजन अगेन 20 to 30 वर्ड्स. तो इस तरीके से आपका ये पूरा आंसर हो जाएगा कंप्लीट. इस एक पैटर्न में अपने इस तरह के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और अच्छे से आंसर कंप्लीट भी हो जाएगा. मैक्सिमम आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने में 10 to 15 मिनट्स लगना चाहिए. मतलब एक क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो 10 to 15 मिनट्स आपका लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, है ना. एक आंसर को ही लिखने में आधा घंटा जा रहा है, नॉट लाइक दिस. और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? थ्रू प्रैक्टिस. तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, आंसर का पैटर्न आपको बता रही हूँ, आंसर लिखने की कोशिश आप करिए और इसी तरह से आपका ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये हो जाएंगे अच्छे से कंप्लीट. फाइन, सो लेट्स start with our question number 1. Question says, explain about knowledge representation in the form of images in detail and how do mental models help in this process. आपको ये बताना है कि कैसे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को इमेजेस के फॉर्म में बताया जा सकता है और साथ ही साथ में मेंटल मॉडल्स इस तरह के प्रोसेसेस में कैसे हेल्प करते हैं. कुछ याद आ रहा है एग्जाम्पल वगैरह जो मैंने बताया था टॉपिक एक्सप्लेन करते टाइम? तो इसी तरीके से हम आंसर लिखेंगे. तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एक्चुअल में ये इमेजेस या ये मेंटल मॉडल्स होते क्या हैं, है ना. तो थोड़ा सा मेमोरी के बारे में बताएंगे कि हमारे अंदर मेमोरी होती है, मेमोरी ऐसे वर्क करती है, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं. हम मेंटल मॉडल्स के थ्रू भी हम अपनी मेमोरी में जो है सारी चीज़ों को रख सकते हैं. स्कैमा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, है ना. तो 20-30 वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना है मेमोरी, स्कैमा, मेंटल मॉडल्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर. फाइन, फिर मेन पार्ट पर आ जाते हैं. अच्छा, हमारे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं. पहला है एक्सप्लेन करना है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है इमेजेस के फॉर्म में, और फिर बाद में बताना भी है कि मेंटल मॉडल्स इस प्रोसेस में कैसे हेल्प करते हैं. तो हम इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. 75 वर्ड्स में ये, 75 वर्ड्स में ये. ठीक है, देखो कैसे करना है. So first of all, we will write about information can be coded in a perceptual format or in terms of images. Now, an image is a definite form of representation which directly communicates perceptual attributes, things that can be interpreted of an object. Like for example, when we see word school, it will generate an image of our own school. जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके घर के पास में जो एक पार्क है, अगर मान लो आपके घर के पास में कोई पार्क है तो आपके मन में तुरंत इमेज बन गई होगी. सबसे पहले अपने घर की, फिर आपके आसपास में जो भी पार्क है उसकी. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके स्कूल में जो आपके
प्रिंसिपल का ऑफिस है, उसके साइड में जो एक स्पेस दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो इमेजेस आपके मन में फॉर्म होती चली जा रही हैं। इसे ही बोलते हैं कि आपका जो इमेज एक मतलब फॉर्म ऑफ इमेज जो है वो एक डेफिनेट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे परसेप्चुअल एट्रीब्यूट्स को कम्युनिकेट करता है। परसेप्चुअल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है किस तरह से हम किसी चीज को समझते हैं। जैसे स्कूल, मान लो मैं आपके स्कूल की बात ना करूं, मैं कहूं कि मेरा जो स्कूल था, तो कहीं ना कहीं एक इमेज आपके स्कूल से रिलेटेड आप बना लोगे कि, या फिर आपने स्कूल्स देखे होंगे ऑनलाइन या मोबाइल फोन में या आसपास में, तो कहीं ना कहीं वैसी कुछ इमेज आपकी बन जाएगी कि मैम का स्कूल ऐसा होगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैं तो एक बहुत ही छोटे से स्कूल में पढ़ी हूँ जो मेरे घर के पास में था और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, छोटा सा स्कूल था, मान लो मैं आपको ऐसा बोलती हूँ, तो एक छोटा सा स्कूल आपके इमेज आपकी क्रिएट हो जाएगा। मैं बोलूँ कि मैं अपने सिटी के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ी हूँ, तो एक बहुत बड़ा सा स्कूल का इमेज आपके अंदर मतलब माइंड में फॉर्म हो जाएगा। तो ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है ना। और इसी तरीके से हमारा परसेप्चुअल एट्रीब्यूट कम्युनिकेट हम कर पाते हैं, मतलब कैसे हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे स्कूल बोला तो आपके मन में स्कूल की इमेज फॉर्म होगी, तो इन्फॉर्मेशन को ऐसे कोड किया जाता है इमेजेस के फॉर्मेट में, है ना। और इसी तरह से ये जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है वो इमेजेस के फॉर्म में होता है और ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को समझने में। Almost all definite objects and concepts generate images and the knowledge related to them is encoded both verbally and visually. तो जहाँ तक है सभी ऑब्जेक्ट्स या कंसेप्ट्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम इमेजेस के फॉर्म में उसको बना के रखते हैं और जो भी नॉलेज होता है उससे रिलेटेड उसको हम एनकोड करके रखते हैं विजुअली भी और वर्बली भी। मतलब जो भी जैसे स्कूल का फॉर्मेट है तो स्कूल की इमेज आपके मन में बनी है, स्कूल कैसा होता है ये आप मुझे बोल के भी बता सकते हो और उसको विजुअलाइज भी कर सकते हो, राइट। सो दैट इज वर्बली एंड विजुअली। नाउ दिस इज कॉल्ड डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस। इसे ही क्या कहा जाता है, डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस, जिसके बारे में पावियो ने बताया था। डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो गया कि दो तरीके से इंफॉर्मेशन आपके अंदर कोडिंग हो रही है, एक विजुअली हो रही है और एक वर्बली हो रही है। फाइन। Now, according to this hypothesis, information related to definite objects are encoded and stored in the form of images, and information related to abstract concepts are in the form of verbal and descriptive code. तो ये एक hypothesis ये बोलता है कि एक तरफ जो information objects से related है वो आपके अंदर एनकोड हो रही है और स्टोर हो रही है इमेजेस के फॉर्म में, और दूसरी तरफ जो इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड है वो आपके अंदर वर्बल या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एनकोड हो रही है। तो दो तरह से इंफॉर्मेशन एनकोड हो रही है, एक तो होगी आपकी इंफॉर्मेशन एनकोड होगी, ठीक है, इमेजेस के फॉर्म में, और दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो वर्बल या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मतलब क्रिएट होगी। इसे ही डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। जहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हो ना सब हाईलाइट करते जाना। कैसे करोगे, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट करा हमारे आंसर को लिखना, है ना। तो यहाँ पे हमने बताया कि इन्फॉर्मेशन जो है या जो इमेज होती है वो एक डेफिनेट फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का जो कम्युनिकेट करती है आपके परसेप्चुअल एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। इसको हमने हाईलाइट कर दिया। फिर हमने बताया कि जो इमेजेस या मतलब इस तरह के पूरे प्रोसेस को डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस बोला जाता है जो पैवियो ने प्रपोज किया था। तो ये सब हाईलाइट करते जाओ। इस हाइपोथेसिस में ये बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन encoded and stored in the form of images जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, एंड इंफॉर्मेशन जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड है वो वर्बल फॉर्म में आपके एनकोड हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी करते हुए चल रहे हो। जहां पर आप एग्जांपल दे रहे हो उस एग्जांपल को भी आपको हाईलाइट करना है। जैसे मान लो आप यहाँ पर आपने एग्जांपल दिया फॉर एग्जांपल, तो आपने एग्जांपल को हाईलाइट कर दिया, है ना। मैं हाईलाइट अलग कर रही हूँ, ऐसा हाईलाइट मत कर देना एग्जाम में, ठीक है, अंडरलाइन कर देना। सो व्हेन वी आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब अ बर्ड, द इमेज ऑफ बर्ड इज जनरेटेड इन आवर माइंड एंड वी डिस्क्राइब। जैसे मैंने कहा कि बर्ड को डिस्क्राइब करो तो पहले बर्ड की इमेज आपके माइंड में आ जाएगी, फिर आप बताओगे कि जो होती है बर्ड उसका ऐसा फेस होता है, उसकी ऐसी आईज होती है, उसकी ऐसी जो है माउथ होता है, उसके इतने सारे पैर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो दैट इज कि आपके अंदर इमेज भी बन गई और आपने उसको वर्बली डिस्क्राइब भी कर दिया। सो व्हेन वी आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट्स लाइक ट्रुथ, ऑनेस्टी, नो सच इमेजेस विल बी जनरेटेड। लेकिन जब मैं बात करूंगी ट्रुथ की या ऑनेस्टी की तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी। ट्रुथ की बात मैं करती हूँ तो आपके माइंड में कुछ आता है क्या, या मैं आपसे कहती हूँ कि वो एक पर्सन बड़ा ही ऑनेस्ट है, या मान लो मैं ऐसे बोलती हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी से रिलेटेड कुछ माइंड में आ रहा है क्या, नहीं आएगा। अगर कोई पर्सन ऑनेस्ट है तो वो जरूर आपके माइंड में आ जाएगा, लेकिन ऑनेस्टी आपके माइंड में नहीं आएगी, है ना। सो what happens, thus any information which can be encoded verbally and in the form of image can be recalled with greater ease. So information which has been encoded and stored in the form of images leads to development of mental models. तो इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन को आप इमेजेस के फॉर्म में स्टोर करके रखते हो उससे मेंटल मॉडल्स डेवलप होते हैं, राइट। क्लियर, इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है ना।
ठीक है, नाउ हाउ मेंटल मॉडल्स हेल्प इन दिस प्रोसेस। देखो, मेंटल मॉडल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैनी रूटीन टास्क, जैसे फॉर एग्जांपल फॉलोइंग अ रोड डायरेक्शन, आपको अपने घर का रास्ता किसी को बताना है तो पहले आपको उससे रिलेटेड पूरा माइंड, आप मतलब आपके माइंड में उसका मैप बन जाएगा, फिर आप बोल के उसको रास्ता बताओगे कि यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, इधर से ऐसे स्ट्रेट जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किसी रोड डायरेक्शन को फॉलो करने में, किसी अट्रैक्टिव डिश को प्रिपेयर करने में, किसी तरह के इंस्ट्रक्शंस कुकरी बुक में दिए हुए हैं उसको फॉलो करने में, तो ये सारी चीज़ों में आपका मेंटल मॉडल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। मेंटल मॉडल्स रिफर्स टू आर बिलीफ अबाउट द मैनर in which our environment is structured, and such beliefs are formed with the help of definite images as well as verbal descriptions. क्लियर? आपको समझ में आया आंसर आपको कैसे लिखना है? हमेशा एक चीज़ याद रखोगे कि आंसर लिख रहे हो ना तो उसको पॉइंट्स में लिखो, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पॉइंट वाइज लिखो आंसर को, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख रहे हो, चाहे आप एग्जाम्पल ही क्यों ना दे रहे हो, उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो उस एक चीज़ को, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से उभर के दिखेगी। जैसे अब ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं लेकिन आपको नहीं दिख रही, मतलब दिख रहा है लेकिन रीड करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट सपोज मैंने ऐसे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मेंटल मॉडल्स एंड रिफर टू अ बिलीफ एंड स्ट्रक्चर्ड होते हैं ये, साथ ही साथ में ये हेल्प करते हैं डेफिनेट इमेजेस में और वर्बल डिस्क्रिप्शंस में भी। अब आपको ये पेज में जो आंसर दिख रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा कि मैंने मेरे आंसर में क्या क्या पॉइंट्स नोट किए हैं। सो ये होता है जब आप अपने आंसर को हाईलाइट करते हो तो, है ना, और पॉइंट वाइज उसको लिखते हो तो। और अगर मैं पूरा पैराग्राफ में लिख दूंगी तो भी मुझे हाईलाइट करना ही करना है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। कंक्लूजन कर देंगे कि मेंटल मॉडल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, कैसे कैसे हेल्प करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को करना है पूरी तरह से कंप्लीट। एंड आई होप सो कि ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया है बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कि इसको कैसे आंसर करना है। राइट, देखो, एक्सप्लेन हरमन एबिंगॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग एंड ऑल्सो इंटरफेरेंस थ्योरी ऑन फॉरगेटिंग। बोल रहे हैं एबिंगॉस का जो कर्व ऑफ फॉरगेटिंग था वो एक्सप्लेन करो, और इंटरफेरेंस थ्योरी क्या थी फॉरगेटिंग पे वो एक्सप्लेन करो। मतलब 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। स्टार्टिंग कैसे करोगे? स्टार्टिंग में बताओगे कि फॉरगेटिंग क्या होता है, या थोड़ा सा हरमन एबिंगॉस के बारे में बता दो, अगर उनसे रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता है तो। नहीं पता है तो फॉरगेटिंग क्या होती है वो बता दो। फॉरगेटिंग मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, है ना। तो वो थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने बताया हरमन एबिंगॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, इसके बाद में जो मेन पार्ट है हमारा आंसर का वो क्या है, यही है ना, हरमन एबिंगॉस का कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, एंड देन दिस इज योर सेकेंड पार्ट। देखो, द first proper attempt to understand the nature of forgetting was made by Hermann Ebbinghaus, and who memorized list of nonsense syllables and then measured the number of trials he took to relearn the same list at different time intervals. So he used a graph to show the pattern of forgetting which is given below. Hermann Ebbinghaus क्या करते हैं, सबसे पहले इस एक चीज़ पर रिसर्च करते हैं कि क्या हम जो याद कर रहे हैं वो हम भूल सकते हैं, है ना, क्या हमारी मेमोरी लॉस होती है। तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को लर्न करते हैं, कुछ नॉनसेंस सिलेबल्स को लर्न करना स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद उसको रीलर्न करते हैं, फिर ये देखते हैं थोड़े टाइम बाद कि क्या जो उन्होंने याद किया था उस चीज़ को वो भूल रहे हैं, तो उसको उन्होंने पूरा एक कर्व के थ्रू एक्सप्लेन किया। देखो ये कर्व है, इस कर्व में एक साइड पर दिखाया है टाइम सिंस लर्निंग, कि याद करते करते कितने दिन हो गए थे, ठीक है, कितने दिनों में आपको लर्निंग हुई है। यहाँ पे दिया है अमाउंट फॉरगेटन %, कितना आप भूल चुके हो। अमाउंट रिटेन्ड, कितना आपको याद रहा, है ना। तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में तो सब कुछ याद था, पूरा ही याद था। तो उन्होंने कहा धीरे 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 करके जब मैंने उसको रिकॉल करना नहीं किया तो धीरे धीरे करके मैं उसको भूलता चला गया, है ना। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं टाइम सिंस लर्निंग, 20 मिनट्स हुआ था तो इतना भूल गए, 1 आवर हुआ था इतना भूल गए, 8.8 आवर्स हुआ था इतना भूल गए। फिर एक टाइम आया, अब जो है मतलब एक स्टेबिलिटी आ चुकी है कि ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ आप लर्न करो ना तो एकदम तो आप उसको पहले फॉरगेटिंग होने लग जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इन्फॉर्मेशन अब स्टेबल हो जाती है, अब आपको फॉरगेटिंग नहीं होगी, अब जो चीज़ आपने पढ़ी है आप उसको नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर वो स्टेबिलिटी वाली चीज़ आ चुकी है। अब आपने जितना भी लर्निंग किया था उसका इतना अमाउंट आपको पूरा याद है, इतना अमाउंट आप भूल चुके हो। मतलब कुछ ना कुछ हमेशा हमको याद रहता ही रहता है। जैसे आप एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें याद करते हो, बहुत सारी चीज़ों को एग्जाम पेपर में लिखते भी हो,
आफ्टर 1 मंथ ऑफ एग्जाम अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या क्या पढ़ा था, तो आप मुझे उसमें से कुछ कुछ चीजें बता पाओगे, क्योंकि कुछ कुछ तो आपको याद है, बाकी सारा कुछ आप भूल चुके हो। तो ये कर्व एबिंगहॉस ने बताया था, इस कर्व को अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो हमको आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, आंसर में इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो प्रैक्टिस करो इन चीजों की भी। Now in the above figure one can observe that the rate of forgetting is maximum in the first 9 hours in general and first 1 hour in particular. Later the rate slows down. धीरे धीरे करके rate of forgetting जो है वो slow down हो जाता है और सारी चीज़ें आप नहीं भूलते हो। तो इस रिसर्च में that was very simple. It influenced memory research. As of now, it is accepted by all that memory drops sharply and thereafter decline is gradual. तो इस रिसर्च से एक चीज़ हमको समझ में आ गई कि मेमोरी ड्रॉप तो होती है, डिक्लाइन तो होती है, आप चीज़ों को भूलते तो हो, लेकिन एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि अब मेमोरी ज़्यादा लैप्स नहीं हो रही है और स्टेबिलिटी आ चुकी है। दूसरा पार्ट था हमारे क्वेश्चन का कि फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस कैसे होता है, वो हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखो, interference theory has been the most influential theory which suggests that forgetting is due to interference between different informations that the memory store contains. So it is assumed that learning and memorizing involve forming associations between items, and once associations are formed, they remain intact in our memory. देखो, ये थ्योरी ऐसा बोलती है कि आपका जो मेमोरी स्टोर होता है ना, उसमें अंदर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर कर रहे हैं। जब आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर कर रहे हैं, उसकी वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है। नाउ पीपल गेट मेनी नंबर ऑफ सच एसोसिएशंस एंड ईच स्टेज इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट। मतलब ये कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप पढ़ाई करते हो ना, तो आप पढ़ाई करते हो तो जो आपने साइकोलॉजी में पढ़ा वो यहाँ पे रहेगा, मान लो जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा वो यहाँ पे है, जो आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा वो यहाँ पे है, जो आपने अपनी योगा की क्लास में पढ़ा वो यहाँ पे है। मान लो साइकोलॉजी का नॉलेज हिस्ट्री के साथ में मिक्स कर दो, सोशियोलॉजी योगा के साथ में मिक्स कर दो, योगा हिस्ट्री के साथ में मिक्स कर दो, आपस में सब मिक्स हो जाएंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पर होती है, हमारी मेमोरी के अंदर अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। जब वो इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर करने लग जाती है तो हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि एसोसिएशंस अगर हम फॉर्म करते हैं तो उससे हमारी मेमोरी इंटैक्ट रहती है। एसोसिएशन का मतलब ये कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास में उसको आपस में एक दूसरे से रिलेट करके रखो। इंटरफेरेंस रिट्रीवल के टाइम पर होता है, जब हम किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं, जैसे मान लो साइकोलॉजी का आंसर याद करें लेकिन याद हिस्ट्री का आंसर आ रहा है, तो ऐसे में इंटरफेरेंस होने लग जाता है और इस एक इंटरफेरेंस की वजह से हम चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, मेमोरी लॉस होता है, फॉरगेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज इंटरफेरेंस ड्यू टू, मतलब इंटरफेरेंस की वजह से मेमोरी लॉस कैसे हो रहा है। इस तरह से ये सारा कुछ लिखेंगे और फिर उसके बाद में लिखेंगे कि मेमोरी लॉस से कैसे बचा जा सकता है। दैट विल बी योर कंक्लूजन ऑफ द आंसर, ठीक है। हरमन एबिंगहॉस के बारे में बता दिया, कर्व ऑफ फॉरगेटिंग बता दिया, इंटरफेरेंस थ्योरी भी बता दी, लास्टली कंक्लूड एंड आंसर इज कंप्लीट। Fine. Okay, here is the third question, and question says mnemonic strategies for memory improvement are too simple and sometimes underestimate complexities of memory tasks and difficulties people experience while memorizing. Discuss other methods of memory improvement which are more effective. बोल रहे हैं क्वेश्चन में जो निमोनिक स्ट्रैटेजीज होती हैं मेमोरी इंप्रूवमेंट को लेके, वो बड़ी ही सिंपल होती हैं। कभी कभी इतनी सिंपल होती हैं कि मेमोरी के टास्क को ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और इसकी वजह से लोगों को डिफ़िकल्टी फील करनी पड़ती है, मतलब फेस करनी पड़ती है जब वो किसी चीज़ को मेमोराइज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं। तो कोई और दूसरी मेथड्स बताओ मेमोरी इंप्रूवमेंट की जो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये लिखोगे कि एक्चुअल में निमोनिक स्ट्रैटेजी क्या होती है ना। और अब ये क्योंकि टू सिंपल है, सो देयर आर अदर मेथड्स, और फिर उन अदर मेथड्स के बारे में एक्सप्लेन करोगे। क्लियर? ऐसे बताना है। देखो, निमोनिक स्ट्रैटेजीज फॉर मेमोरी इंप्रूवमेंट आर सो सिंपल, ये सारा कुछ हमने बता दिया कि कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह को देखती ही नहीं है, तो इसीलिए निमोनिक्स की जगह हम एक और लार्जर या वाइड रेंजिंग अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए, जिसके थ्रू आप ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो। पहला है डीप लेवल प्रोसेसिंग, किसने बताया था? क्रैक एंड लॉकहार्ट। क्रैक एंड लॉकहार्ट ने डीप लेवल प्रोसेसिंग के बारे में बताया था। इसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करोगे, तो वो आपको मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहेगा। डीप प्रोसेसिंग के अंदर अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछो उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, उसके मीनिंग को समझो, वो कैसा दिखता है, उसकी रिलेशनशिप दूसरे फैक्ट्स के साथ में जो आपको पहले से ही पता है, तो वो सारा कुछ डीप लेवल प्रोसेसिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप ये याद करना चाहते हो कि कैट कैसी दिखती है, एक बच्चे को सिखाना चाहते हो, तो आप पहले बताओगे कि कैट जो होती है उसके 4 लेग्स होते हैं, फर बॉडी होती है, टेल होती है, आइज होती हैं, 2 ईयर्स होते हैं, छोटी सी वो दिखती है ना, साइज स्मॉल होता है। तो इस तरीके से आप बताओगे कि कैट ऐसी दिखती है। तो अगली बार अगर उसको ऐसा कोई एनिमल दिखेगा तो वो पहले ही बता देगा कि ये कैट है। क्यों?
क्यों? क्योंकि आपने उसका मीनिंग उसको समझाया है। तो जब मीनिंग को समझ के डीप लेवल पर हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा समय तक रहता है, और इस तरीके से जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज का पार्ट बन जाती है और फिर हम उसको ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? डीप लेवल प्रोसेसिंग। दूसरा है आपका मिनिमाइज इंटरफेरेंस। अभी हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा। इंटरफेरेंस क्यों होता है? जब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहले से ही है आप उसको अलग तरीके से एक अरेंज करके ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखते हो तो हमको क्या करना है? हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन है हमको उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में रखना है। Interference is a major cause of forgetting and avoiding it would help our memory. So maximum interference occurs when very similar materials are learned in an order. So study should be arranged in a manner that you do not learn similar subjects one after the other. जैसे मान लो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री के बाद में साइकोलॉजी पढ़ो, और साइकोलॉजी पढ़ लिया आपने फिर आप सोशियोलॉजी पढ़ लो। अगर आप ऐसा करोगे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और हिस्ट्री के बाद में पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी पढ़ लोगे, क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशन है, तो आप चीज़ें भूल सकते हो। तो बेटर है कि हम उस एक ऑर्डर में ना पढ़ें और ऐसे ऑर्डर में पढ़ाई करें कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास में लंबे समय तक रिटेन रहे और हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें और इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। इनफ रिट्रीवल क्यूज, ये भी है एक आपका पॉइंट। देखो, आइडेंटिफाई द रिट्रीवल क्यूज इन योर स्टडी मटेरियल एंड लिंक पार्ट्स ऑफ द स्टडी मटेरियल टू दीज क्यूज। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो या उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हो तो उसको थोड़ा कुछ क्यूज के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे क्यूज विल बी ईजियर टू रिमेंबर कंपेयर टू एंटायर मटेरियल, सो द लिंक you have created between cues and content will help in the retrieval of information। मतलब कोई एक सिंबल ले लो, कोई एक ऐसा चीज़ ले लो जिसके थ्रू आप उसको रिलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जैसे पजल वगैरह बनाते हैं, है ना, तो क्यूज अगर रहेंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा समय तक हमको याद रहेगी और रिट्रीवल करना ईजी हो जाएगा, आप उसको भूलोगे नहीं। दूसरा, आपने एक और चीज़ देखी थी कि थॉमस एंड रॉबिन्सन ने एक मेथड डेवलप करी थी जिसको बोलते थे PQRST मेथड। PQRST मेथड का मतलब है प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, सेल्फ रेसिटेशन एंड टेस्ट। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करो तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आप उसे क्यों जानना चाहते हो, उससे आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, या उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो। फिर अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, फिर उसके बारे में पढ़ो, समझो, और फिर उसके बारे में याद करने की कोशिश करो। फिर अपना टेस्ट करो कि आपने जो भी पढ़ा, समझा, जाना, उससे आपको कितनी सारी चीज़ें याद हैं, है ना। तो रिट्रीवल क्यूज हो गए, PQRST मेथड हो गई। ये है पूरा। प्रीव्यू refers to having quick look at the chapter and knowing about its contents. Question means raising question and seeking answer from the lesson. Read and look for the answer of questions you have raised. Self recitation means try to rewrite what you have read. And finally, test yourself how much you have been able to understood. So there is no one method that can solve all problems related to memory and its improvement. So इसीलिए हम बहुत सारी methods को पढ़ते हैं, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेमोरी इंप्रूव हो और हम बहुत सारी चीज़ों को अटेंड कर सकें, जैसे हेल्थ स्टेटस, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, फैमिलैरिटी विद द सब्जेक्ट मैटर एक्सेट्रा, तो हमको अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ेगी और हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपनी एक मेथड हो सकती है मेमोराइज करने की। ठीक है, तो निमोनिक के अलावा और क्या क्या मेथड्स होती हैं वो सारी आपने बता दी और ये आपका कंक्लूजन भी हो गया। यही आपका कंक्लूजन का पार्ट हो जाएगा। क्लियर? सो हेयर आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस गेट्स कंप्लीटेड। सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूरे आपके कोर्स में से सिर्फ 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं और वो भी कुछ ही पर्टिकुलर चैप्टर्स से आते हैं, बट हम प्रैक्टिस सभी चैप्टर्स की कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर से देखना है कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और उसी अकॉर्डिंग फिर हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन कंसेप्ट अपने क्लियर रखने ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप एटलीस्ट उसको आंसर कर सको। So that is all about your most important questions, part 2 of chapter human memory, and here our chapter gets completed, जिसमें हमने हमारे पूरे चैप्टर का टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, NCERT सॉल्यूशंस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लिया है पूरी तरह से कंप्लीट। किसी तरह का कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, पर जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के
यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसी के साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो बहुत ही इजीली गूगल पर एक्सेसिबल है। इसे आप जैसे ही गूगल पर एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको हमारे टॉपर्स, हमारे टॉप कोर्सेज, हाई क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट टीचर्स देखने को मिलेगा। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा ओपन। इसी के साथ साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। हम आपसे किसी तरह का कोई पेमेंट भी नहीं लेंगे, ना ही आपको कोई कूपन बेचेंगे। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। साथ ही साथ आप हमें फॉलो करते रहें और जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।